ओके जी, ये करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर एंड अप टू सम एक्सटेंड ऐसे में मुख्तलिफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेश्चंस आ गए तो वहाँ पर आप इनकी कॉन्सेप्ट्स और इनकी थीम्स और इनकी एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबका नहीं कर सकते। एक 20 नंबर के क्वेश्चन में आप 4 से 5 ही आर्गुमेंट्स को अगर अच्छी तरह उसको जस्टिफाई कर दें और वो नेचर ऑफ क्वेश्चन के साथ मिलता जुलता भी हो, सो ये कॉन्सेप्ट्स बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं। फिर हम बारी बारी इनको देखने जा रहे हैं और तकरीबन तमाम पास पेपर्स में करंट अफेयर पाक अफेयर को मिला के आपको एक दो क्वेश्चंस इस तरह के हर साल मिलते हैं कि जहाँ पे आप इन कॉन्सेप्ट्स का, इन आर्गुमेंट्स का यूज कर सकते हैं और इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स भी अपने इंटरव्यू के लिए फिर इन आर्गुमेंट्स को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन, ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर। ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर है क्या? स्टेट स्ट्रक्चर, एक आइडियल स्टेट स्ट्रक्चर जो है वो 3 पिलर्स पे मबनी होता है जी। लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जेक्टिव। सिंपल। ओवर डेवलप्ड स्ट्रक्चर यानी कि एक आइडियल स्टेट स्ट्रक्चर में लेजिस्लेचर की इंपॉर्टेंस होती है, वो डोमिनेट करता है। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करती है, एग्जेक्टिव उसको अप्लाई करता है, इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी डिफाइन करती है। ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर ये है कि जब एग्जेक्टिव वो डोमिनेट कर जाए लेजिस्लेचर को भी और जुडिशरी को भी, देन द स्टेट स्ट्रक्चर वो ओवर डेवलप्ड हो जाती है। अब इसकी दो इंटरप्रिटेशन है। एक तो इसको कहते हैं जनाब ये अपसाइड डाउन हो गया कि ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर के रियासत का ढांचा उल्टा हो गया। लेकिन जो दूसरी बेहतर इंटरप्रिटेशन है वो ये होती है कि जनाब आपने अपनी हदूद से तजावज कर दी, एग्जेक्टिव की जो गिवन उसकी हदूद है उससे तजावज करके उसने अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया लेजिस्लेचर पे, जुडिशरी पे। पाकिस्तान की तारीख में आए तो हमें लार्जली आपको स्टेट स्ट्रक्चर ओवर डेवलप्ड ही मिलता है। फॉर इंस्टेंस 1958 से 71 तक का फेज, फिर आपके पास 77 से 88 तक का फेज, फिर उसके बाद 99 से 2008 तक का फेज। ये तो आपको डायरेक्टली नजर आता है कि जनाब आपका स्टेट स्ट्रक्चर ओवर डेवलप्ड रहा है इन फेजेस में। और ये सारे वो फेज हैं कि जिसमें आपके यहाँ जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलिट्री रिजीम्स मौजूद थी। अब ये मिलिट्री रिजीम्स फिर ऐसी लेजिस्लेचर की फॉर्मेशन करती हैं कि जो उनके इंटरेस्ट को सर्व करे। सो यानी कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल वो किधर इधर उधर हो जाते हैं और ऐसी लेजिस्लेचर बनती है कि जो उन मिलिट्री रिजीम्स को सपोर्ट करे, उनके जो के लिए काम करे, उनके लिए अमेंडमेंट्स करे, उनके बिल पास करे। सो जब जब पाकिस्तान में ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर रहा है उसने पाकिस्तान को बड़े तोहफे दिए। मसलन जब इस फेज का ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर रहा है तो यू कैन इजीली कॉन्टेक्चुअलाइज इट विद सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जब इस फेज का ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर रहा तो इसकी देन आपके यहाँ फिर एक्सट्रीमिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हुई है। और जब ये फेज हुई है तो इस फेज ने आपका फिर बलोच एंड अदर सेपरेटिस्ट या रीजनलिज्म की टेंडेंसीज डेवलप हुई और प्लस फिर आपको टेररिज्म का भी तोहफा मिला। ये आपको बड़े इम्प्लीकेशंस हुए इस ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर की वजह से। हम ये नहीं कह रहे कि जब सिविल लीडरशिप आई है तो उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन बारी बारी देखेंगे ज़ाहिर है। सो एक आइडियल स्टेट स्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा भाई, आप बेहतरी की तरफ नहीं चल सकते। ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है पाकिस्तान की तारीख में। रियासती इदारे अपने हदूद से तजावुज करते हैं। तो क्या ये एक ही इदारा है कि जो तजावुज करता है जी? तो हमारे पास इसका फिर एक दूसरा भी
हेडर है जिसको फिर कह देते हैं हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट स्ट्रक्चर। सेम आर्गुमेंट है, सेम बातें हैं, लेकिन जब जुडिशरी डोमिनेट करे, व्हेन जुडिशरी डोमिनेट्स, लेजिस्लेचर भी को भी और एग्जेक्टिव को भी, तो देन द स्टेट स्ट्रक्चर वुड बिकम हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट स्ट्रक्चर। इसके लिए ज्यादा पास्ट में जाने की तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जो डाइंग डेज थे मुशर्रफ एरा के, लास्ट डेज, यानी कि जब एक हमें प्रॉपर आपका जुडिशियल एक्टिविज्म, कुछ जगहों पे इसको जुडिशियल एडवेंचरिज्म, ये ऑपरेटिव होता नजर आया, तो जुडिशरी जरूरत से ज्यादा डोमिनेट कर गई, पर्टिकुलरली इन द टेन्योर्स ऑफ इफ्तिखार चौधरी, फिर उसके बाद इन 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 द टेन्योर ऑफ जवाद एस ख्वाजा, फिर साकिब निसार। ये स्पेसिफिक वो फेज है कि जिसमें ज्यादा आपको जुडिशरी जो है वो जुडिशियल एडवेंचरिज्म होता नजर आता है। अब ये जो ज्यादा डोमिनेटिंग रोल है जुडिशरी का, ये भी प्रॉब्लमैटिक है। इट इज मोर डेंजरस देन हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट स्ट्रक्चर। उसकी रीजन क्या है कि ये ज्यादा खतरनाक क्यों है? उसकी रीजन ये है कि ओवर डेवलप स्टेट स्ट्रक्चर से, इससे इससे आप क्या होती है, पॉलिटिकल अनसर्टन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, पॉलिटिकल अंडर डेवलपमेंट होती है। लेकिन आपका जो इन्वेस्टर होता है, आपके जो क्रेडिटर होते हैं, उनको कम से कम ये तसल्ली होती है कि अब ये आ गए हैं, मिलिट्री रिजीम बन गई है, अब ये इजीली जाएंगे को नहीं, तो इनकी पॉलिसीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ पॉलिटिकल अंडर डेवलपमेंट करते हैं। सो हाँ ठीक है, हो सकता है, लेकिन हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट स्ट्रक्चर में इसमें बहुत प्रॉब्लम है। इसमें इसमें इकोनॉमिक आपको सेटबैक बहुत होता है। आपका इन्वेस्टर क्रेडिटर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में इन्वेस्ट नहीं करता, इधर उसने इन्वेस्टमेंट की, उधर जुडिशरी ने सुमोटो एक्शन लिया, आपकी इन्वेस्टमेंट भी हॉल्ट कर गई, प्रॉब्लम हो गई। हाँ जी, आप रेकोडेक को भी ला सकते हैं बीच में, वो तो फिर आपका एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था ना, वो आपको फिर अच्छे खासे पैसे पड़े उस पर। सो आपका हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट स्ट्रक्चर ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बनिस्बत ओवर डेवलप स्टेट स्ट्रक्चर के। लेकिन हम पाकिस्तानी, और नहीं जी नहीं, जुडिशरी अपना रोल प्ले करे, जुडिशरी अपना रोल प्ले करे, एक अरसे तक जुडिशियल एक्टिविज्म के हक में बोलने वाले इस मुल्क में मौजूद रहे, लेकिन ये प्रॉब्लम है, वो अपने दायरा कार में रह के काम करे हर इदारा। सो ये दो तो आपके बड़े स्ट्रक्चरल फ्लॉ हैं पूरे आपके रियासती ढांचे के, उनमें आपका ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर और दूसरा आपका हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट स्ट्रक्चर। तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका एक बड़ा इशू यहाँ पे आपको मिलता है, क्राइसिस ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन फेडरे से डिराइव्ड वर्ड है जिसका मतलब है ट्रस्ट। एक आइडियल फेडरेशन वो है कि जहां सेंट्रल आपकी गवर्नमेंट वो अपनी लिमिटेड पावर्स, स्पेसिफिक जो उसकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें अपनी लिमिटेड पावर्स को एक्सरसाइज करे एंड ट्रांसफर्स ऑल पावर्स, रेजुलरी पावर्स कह रहे हैं, टू, पावर्स कर लें नीचे बलादा लिख लेंगे, ट्रांसफर ऑल पावर्स टू प्रोविंसेस या जो भी उसके सब्सिडरी यूनिट्स हैं, विद रेजुलरी पावर्स वेस्टेड इन प्रोविंसेस। सो आप दी इख्तियार भी सूबों के पास हो
बल्क ऑफ द पावर सूबों के पास हो, सेंटर की अपने डिफाइंड लिमिट्स हो, डिफाइंड सब्जेक्ट्स हो, डिपार्टमेंट्स, और उनमें वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर। जब भी फेडरेशन का वर्ड आएगा, जहां भी फेडरेशन आएगी अक्रॉस द ग्लोब, तो अगला पॉइंट जो है वो फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्योंकि हमारे यहाँ सूबे हैं, या जो भी आपकी सब्सिडरी यूनिट जो भी उसका नाम है, कहीं पे वो स्टेट है तो स्टेट की ऑटोनॉमी, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स की 50 स्टेट्स हैं, स्टेट की ऑटोनॉमी। यानी फेडरेशन का आइडिया वो कनेक्टेड है विद द आइडिया ऑफ ऑटोनॉमी। हमारे यहाँ क्या होता रहा है, स्पेशली टिल 18th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट तक हमारे यहाँ क्या होता रहा कि ये जो सेग्रीगेशन है सेंटर प्रोविंस की, ये डेवलप नहीं हो सकी। हम वही ब्रिटिश मॉडल लेके चलते रहे। अब हम ये नहीं कह रहे कि वो ब्रिटिश मॉडल खराब है, इंडिया में अभी भी चल रहा है काफी लेवल तक, लेकिन वो था जनाब कि एक थी फेडरल लिस्ट, वो डिपार्टमेंट्स के जो सेंटर से चलेंगे, फिर आपकी प्रोविंशियल लिस्ट, वो डिपार्टमेंट्स के जो सूबा चलाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी कंकरेंट लिस्ट। ये आज भी इंडिया में आज भी है, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब मुश्तरका लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में जो डिपार्टमेंट है उन पर सेंटर भी लॉ मेकिंग कर सकता है, उस पर सूबा भी कर सकता है। और नॉर्मली जो प्रैक्टिस थी वो ये थी कि सेंटर ने जो लॉ बना दिया तो सूबे का लॉ नल एंड वाइड हो जाना है और वही सेंटर का लॉ ही चलता रहना है। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ सेंटर यानी कि फेडरल गवर्नमेंट इन द अफेयर्स ऑफ प्रोविंसेस, इसको यूं फोर्सी किया जाता था कि मुकम्मल खुद मुख्तारी नहीं है और सेंटर सूबों के मामलात में मुदाखलत करता रहता है। इसी के साथ कनेक्टेड आपका फिर फिस्कल फेडरलिज्म का आइडिया भी था, जिसको हम लार्जली एनएफसी के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। ये मैंने आपको टॉपिक एनएफसी का करवाया भी, उसमें भी तो फिर यही है ना, एक मिसट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो, मिसट्रस्ट डेवलप्ड। अब ये दो तरह का मिसट्रस्ट, एक तो आपका वर्टिकल मिसट्रस्ट और दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल मिसट्रस्ट, सेंटर प्रोविंस रिलेशन का और इंटर प्रोविंशियल कॉन्टेक्स्ट। ये सेंटर प्रोविंस का और ये फिर इंटर, आपके चारों सूबों के दरमियान इंटर प्रोविंशियल। इन मिसट्रस्ट ने आपको कई मेगा प्रोजेक्ट्स में बड़ा नुकसान हुआ, डिले का शिकार हो गए, उन पे कंसेंसस नहीं हो सका। सो ये एज्यूम किया जाता था कि जी 18th अमेंडमेंट हम लेके आएंगे तो 18th अमेंडमेंट के तनाजुर में कंकरेंट लिस्ट एबॉलिश होगी। कंकरेंट लिस्ट एबॉलिश्ड यानी सूबा अलहदा, उसकी पावर्स अलहदा, सेंटर की पावर्स अलहदा। अब सेंटर सूबे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो क्या आप एक इफेक्टिव फेडरेशन बना पाए? जवाब है कि नहीं बना पाए। उसकी दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि ये तो लेगेसी ही बड़ी पुरानी होगी ना जी, एक लेगेसी बन गई है मिसट्रस्ट की। 70 साल, नियरली नियरली तकरीबन 60 समथिंग ईयर्स आप इसी क्राइसिस ऑफ फेडरेशन का शिकार रहे, और इसी को आपने सच माना कि जब तक सेंटर सूबों के मामलात में इंटरफेरेंस खत्म नहीं करेगा तब तक बेहतरी नहीं हो सकती। तो इंटरफेरेंस तो होना खत्म हुई, तो फिर भी बेहतरी क्यों ना हुई? बेहतरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपके प्रोविंसेस भी वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे कि वो इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बर्डन को कैरी कर सकते। बड़ी जो आपकी रीजन, फिर आपका पॉलिटिकल कल्चर,
आपका पॉलिटिकल कल्चर भी ऐसे कि फेडरल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की, एक सूबे में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट, दूसरे में और, तीसरे में और, चौथे में और। तो वो जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसने भी बड़ा अपना डेरोगेटरी रोल प्ले किया। हम कह सकते हैं जनाब, हम यूनाइटेड स्टेट्स में भी इस तरह है, अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी और पार्टी का हो, मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट वो किसी और पार्टी से हो, तो ऐसे इशू वहां पे नहीं होते हैं। कह सकते हैं हम, होते तो हैं पॉलिटिसाइजेशन, लेकिन जिस स्केल पे हमारे यहाँ पॉलिटिसाइजेशन हो, तो उसकी रीजन है भाई कि उनका निज़ाम 200 एंड लगभग तकरीबन 30 ऑड ईयर्स का निज़ाम है अमेरिकन का। आपने तो अभी मेरली 10 ईयर्स गुजारे हैं इस पोस्ट 18th अमेंडमेंट एरा में। सो मोर टाइम इज रिक्वायर्ड कि जिसमें इसको एड्रेस किया जा सके। और अभी मोर टाइम की तरफ आपने बढ़ना क्या है, तो आपको जो है वो फिर फ्रीक्वेंट टॉक्स होनी शुरू नजर आती हैं 18th अमेंडमेंट को डिस्कस करने की, कि इसको जनाब इसमें तब्दीलियां करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। हमने जब 18th अमेंडमेंट का टॉपिक किया था कि इसमें कुछ एस्पेक्ट्स में तब्दीलियां करने की जरूरत है, लेकिन वो मिसट्रस्ट इतना ज्यादा बना हुआ है पास्ट का कि वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को अनकम्प्रोमाइजेबल कर देता है। वो इसको व्यू करते हैं एज इफ के जनाब हमने जो रास्ता रोका है अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस के आने का, कहीं वो दोबारा ना ओपन हो जाए। सो हमने अब कॉपरेट नहीं करना, ये एक सेटल फैक्ट हो गया, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सो ये इन अ वे अपने अंदर अभी भी क्राइसिस ऑफ फेडरेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और व्यू कर रही है, सूबे और खासतौर पे दो बड़े सूबे वो कुछ और व्यू कर रहे हैं। सो ये इस मुल्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। याद रखें, बिजली, पानी, सुई गैस, आटा, चावल, इवन टेररिज्म, पावर्टी, ये मसाइल नहीं है, ये इम्प्लीकेशंस हैं, ये असरात हैं उन मसाइल की जो यहाँ छुपे हुए हैं ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर में, हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट स्ट्रक्चर में, क्राइसिस ऑफ फेडरेशन में। ये आपका माँ मसला है, क्राइसिस ऑफ फेडरेशन बड़ा प्रॉब्लम है। और अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस कभी नहीं चाहती ये कि आपकी फेडरेशन इफेक्टिव हो, क्योंकि फेडरेशन इफेक्टिव करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज। सॉरी। फेडरेशन का क्राइसिस चलता रहेगा तो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस की नीड सिस्टम में बनती रहेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इफेक्टिव फेडरेशन कैसे बनाएं? आपके पास इफेक्टिव फेडरेशन बनाने के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है? मौजूद है। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी आ गई है, सेंटर प्रोविंस आ गई हुई। लेकिन तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या पूरी आ गई? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके प्रोविंसेस को काफी हद तक डिसेंट्रलाइजेशन हो गई, लेकिन प्रोविंसेस से आगे आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पूरा डिजाइन ये नहीं हो पाया। इसमें एक कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी नजर नहीं आती। यानी अब आपकी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर काफी हद तक सूबे करके बैठ गई अपनी मर्जी और मंशा के साथ। सो एक इफेक्टिव सियासी निजाम तो वो होता है जिसमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपका स्ट्रेंथन हो, और ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि स्ट्रेंथन हो, और ना ही आपकी अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस। क्योंकि जितना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, न्यू लीडरशिप सामने आएगी, उसको आपकी अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस भी टेम नहीं कर सकती, हाथ कंट्रोल नहीं कर सकती। पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपनी लिजिटिमेसी का इशू होता है कि अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमने फ्री एंड फेयर और बेहतर तरीके से चलने दे दिया, तो जनाब अगर हम उसमें हार गए तो सूबे में अगर हमारा रूल हुआ तो हमारा तो रूल सूबे में फिर लेजिटिमेसी हमारी चैलेंज हो जाएगी। ये इस तरह सोचते हैं। ख्वाब यूनाइटेड स्टेट्स के देखते हैं सारे, अमेरिका जाने के, ठीक है, लेकिन निज़ाम
वो फॉलो नहीं करना चाहते। डिसेंट्रलाइजेशन जब तक इस मुल्क में इफेक्टिव नहीं होगी तब तक यहाँ फेडरेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं फिर। आगे हमारे पास एक और हेडर बड़ा मजेदार, जिसको कहते हैं पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप। पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप खास तौर पर ब्रिटिश पंजाब, कॉलोनियल पंजाब, इसकी स्टडी के लिए पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप की थ्योरी को यूज किया जाता है। ब्रिटिश ने पंजाब को रूल कैसे किया? ब्रिटिश ने पंजाब को डायरेक्ट रूल नहीं किया जी, नो डायरेक्ट रूल, बल्कि दे बिकेम पैटर्न ब्रिटिश एंड दे सर्च फॉर क्लाइंट्स। ये क्लाइंट्स आपका लोकल लॉर्ड्स हो गए, आपकी अर्बन अलीट हो गई, इनके जरिए पीपल पर पंजाब के रूल किया, डायरेक्ट रूल नहीं किया। ये क्लाइंट्स जो कि एक आप कह लें कि पावर में आने के लिए वो ब्रिटिश के साथ मिल गए। कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे इनमें, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, यही पैटर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, यही पैटर्न इनिशिएट हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में योर एस्टैब्लिशमेंट बिकेम पैटर्न and in any given phase they have always tried to search for weak politicians, weak politicians। अब ये वीक पॉलिटिशियंस ये हो गए आपके क्लाइंट्स। अब यहाँ वीक का मतलब सेहत के लिहाज से वीक नहीं, वीक जो पॉलिटिकल करेक्टर वाइज वीक, हंगर फॉर पावर, हंगर फॉर रिकॉग्निशन। सो सच अ पॉलिटिशियंस वो तो इजीली एस्टैब्लिशमेंट उनको जो है वो टैकल कर लेती है। सो हम देखते हैं कि आपके पास्ट में 1961-62 की जो नेशनल असेंबली है आपकी, वो भी इसी तरह इसी पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप में अपनी मर्जी के लोगों को लेके आया। 1970 में भी आप ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन वो तो आखिरी स्टेज पे मौलाना भाषानी इलेक्शन से वॉकआउट कर गए और आपकी कैलकुलेशंस पूरी नहीं चल सकी। और ईस्ट पाकिस्तान में और कोई मुकाबले में शेख मुजीब के रहा नहीं तो अगर मौलाना भाषानी इलेक्शन लड़ लेते तो वहां से भी सीटें डिवाइड हो जानी थी। और भाषानी, भुट्टो, एन ये जो आपके नेशनलिस्ट थे बाकी, ये मिलजुल के आपने एक गवर्नमेंट बनवा ही देनी थी और मुजीब को आपने एक माइनॉरिटी में रखना था, लेकिन वो प्लान नहीं कर सका आपका। लेकिन तरीका पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप चलाने की कोशिश आपने 70 में भी की। यही चीज 1985 में भी हुई, जब आपने नॉन पार्टी इलेक्शन करवाया, आपने अपनी मर्जी के क्लाइंट्स को इलेक्शन जितवा के ऊपर लाने की कोशिश की। एंड सो एंड फोर्थ यही यही यहाँ से जो लीडरशिप सामने आई वो 85 से लेके टिल टुडे वो आपकी पॉलिटिक्स में एक्टिव है। ऐसी तमाम लीडरशिप की पॉलिटिकल कमिटमेंट्स और उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी वो क्वेश्चन मार्क है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो आज। लो जी, अब बात ये कि यही चीज फिर 2001-2002 में मुशर्रफ एरा में भी हुई। इवन जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे उनमें भी ये, बल्कि जो पहली दफा डेवोल्यूशन प्लान आया था तो इसमें तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे कि जिन्होंने, जो कि इनकी ग्रैंड इस क्लाइंटेज के सिस्टम से बाहर के थे। एक जो है वो सरगोदा का और एक कराची का। बारे में पेपर में तो नहीं हमने लिखना, लेकिन 104 डिस्ट्रिक्ट थे एट दैट टाइम पाकिस्तान के 104, एंड क्लीन स्वीप किया सारी जगहों पे डिस्ट्रिक्ट नाजिम वो वही क्लाइंट सामने आए जिन्होंने 2002 के इलेक्शन में फिर बेहतर सर्व किया, रेफरेंडम को भी फैसिलिटेट किया। सो जनाब, यहाँ से भी पैटर्न आपने वही क्लाइंट्स उठाए। सो ये पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, ट्रू पॉलिटिशियंस को आगे नहीं आने देती। ये एक ऐसा जो आप कह लें कि स्ट्रक्चर है
जिसको हर दौर में एस्टैब्लिशमेंट, जिनको आप मुख्तदर हल्के भी कहते हैं, तो वो इसको प्ले करते हैं, इसको यूज करते हैं। और आपका पॉलिटिशियंस इतने वीक होते हैं, पॉलिटिकल करेक्टर इतना वीक होता है कि वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए और अपनी से के लिए वो दे बिकम पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ सच फोर्सेस। जब तक ये आपके यहाँ मौजूद रहेगी चीज, 2018 का इलेक्शन इसकी एम्पल मैनिफेस्टेशन है, इसमें बुरी तरह एक्सपोज होगा। इसमें तो अब कोई दो राय ही नहीं है ना कि आप इसको में कह सकें कि नहीं ये प्रोपोगेंडा है या वो है। जा जाके पॉलिटिशियन से डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मिलाना, बैठना, इंडिविजुअल मुलाकातें करनी, प्री पोल रिगिंग जिसको कहते हैं, वो सब काम किए ताकि अपने क्लाइंट्स को आप आगे ला सकें। तो ये काम होते रहे हैं। और पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप जब तक इस मुल्क में चलता रहेगा, इस मुल्क के की डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं हो सकती। इसमें प्रॉब्लम है। हम एकेडमिक आर्गुमेंट कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। जो हमने 20 नंबर के सवाल में एकेडमिक आर्गुमेंट लिखने, रियलिटी क्या है और मैं क्या समझता हूँ वो उससे डिफरेंट चीज है। हमने एकेडमिक जवाब लिखना है, और एकेडमिक जवाब यही है कि जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए। ठीक है, इमरान खान ने आपका पेपर चेक नहीं करना, या GHQ में आपका पेपर नहीं जाना, आपका पेपर उस्तादों ने चेक करना है, प्रोफेसरों ने चेक करना है। तो एकेडमिक आर्गुमेंट देने, पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप एक एकेडमिक आर्गुमेंट है, और उसकी मैनिफेस्टेशन नीचे हमें सारी नजर आ रही है। अगर तो आपका पेपर आपको लगता है कि उस्ताद बड़े इमरान खान साहब ने चेक करना है, या आपका पेपर GHQ में जाके चेक होना है, तो फिर आप ये बातें ना लिखें, फिर आप एहतरामन मेरी बात सुन लें। ठीक है, लो जी, पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप के बाद अगला जो फिर हम जाने जाते हैं, तो वो क्या बात होगी, आगे देखते हैं जी। पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप के बाद अगला एक इशू आपका, बड़े इशू, बड़े प्रॉब्लम आपको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होता जाएगा कि आपके प्रॉब्लम्स की नेचर क्या है, जिसको हम सिर्फ रोटी कपड़ा और बिजली का और तेल का और ये मसले समझते हैं। ये तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। इनको तो एड्रेस करना मसला ही कोई नहीं है। जब तक आपकी बुनियादें ठीक खराब रहेंगी, आपके मसाइल बढ़ते रहेंगे। आगे देख लेते हैं जनाब। आपके यहाँ जनाब फिर है मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की, MBOs। मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की has literally played havoc with the political system of Pakistan। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आपका, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की ने की। ओलिगार्की कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ फ्यू, वो इन्फ्लुएंशियल पीपल जो आपका थिंक टैंक बन जाते हैं, जो आपके डिसीजन मेकर बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन द केस ऑफ पाकिस्तान, आपके पॉलिटिशियंस इतने कैपेबल और इतने स्ट्रॉन्ग करेक्टर के रहे ही नहीं कभी कि वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस को तोड़ सकते। How military and bureaucracy emerged as the most powerful institutions after partition। तो उसकी एक तो आप फिर देखते हैं जनाब, ब्रिटिश लेगेसी। ब्रिटिश लेगेसी, ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जो एक जनरल लेगेसी है कि थ्रू ट्रू टू इंस्टीट्यूशन, एक तो स्ट्रांग आपकी मिलिट्री प्लस आपकी स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी। ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहे हैं ब्रिटिश के रूल करने के, डोमिनेट करने के। आफ्टर पार्टीशन, particularly in the case of Pakistan, यहाँ पर मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की वो आपको इनिशियली 47 से अप टू 51 52 तक इसकी जो है वो इतना इन्फ्लुएंस नजर नहीं आता। हाउएवर आफ्टर 51 हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली
ये इन्फ्लुएंस नजर आता है, पर्टिकुलरली 51 से लेके 58 तक का जो फेज है, ये तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एमबीओज का फेज है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्क्स का, कि जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई लीडरशिप वो ज्यादा देर टिक ही नहीं सकी। बड़े अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस इस फेज के वो कॉर्नर्ड हो गए, जैसे बोगरा प्लान वगैरह कॉर्नर्ड हो गए बिल्कुल, बिकॉज मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की ने बिलीव कर लिया कि हम ही इस मुल्क को ठीक चला सकते हैं, हमारे अलावा को ठीक नहीं चला सकते, और पॉलिटिशियंस इनकैपेबल। ये एक ऐसी लेगेसी है जो आज तक आपके यहाँ चलती आ रही है। ब्रिटिश एरा में इस मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की के साथ अगर आप पिछले हेडर को साथ मिला दें, आपके लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स प्लस आपकी अर्बन एलीट, ये जो क्लासेस हैं, जब ये इनका नेक्सस बन जाता है साथ तो दे जस्ट प्ले हैवक विद द पॉलिटिकल सिस्टम। आम आदमी तो उस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बन पाता। और ये इतना जबरदस्त कनेक्शन है कि अगर आप 58 का मार्शल देख लें, तो इनिशियल जो आपके डेज हैं, इनिशियल फर्स्ट 3 to 4 डेज, उसमें आपके एमबीओज डोमिनेट करते रहे, और बाद में आपके फिर ये क्लास इनके साथ मिली। आगे भी आप इसी तरह देख लें, 77 से तो 79 तक, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया, और उसके बाद जो है यहाँ पर भी इस फेज में भी लैंडेड एलीट और अर्बन एलीट स्लोली एंड ग्रेजुअली जॉइन हैंड्स विद मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी। और यही चीज फिर 1999 से 2001 तक इस फेज में भी मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी पहले डोमिनेट करती रही, बिकॉज मिलिट्री जब रूल में आती है तो दे ऑलवेज नीड असिस्टेंस और सपोर्ट फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी। और प्लस यहीं पे फिर 2002 में आपके फिर वही लैंडेड एलीट और अर्बन एलीट वो भी साथ आ गए। सो एमबीओ फैक्टर, इसने आपकी पॉलिटिकल अंडर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा की, डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर ओवरऑल, उसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंटेशंस किए, अपनी लेजिटिमेसी डिराइव करने के लिए, अपना कंट्रोल मेंटेन रखने के लिए। कि अभी हम एक और आगे एक हेडर अभी देखने जा रहे हैं, उसमें इसकी फर्दर हम आगे अब डिटेल देखेंगे। जनाब, डीपोलिटिसाइज्ड सोसाइटी, हम क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे? 70 और लॉन्ग ईयर्स हो गए और हम अभी तक बेहतर नहीं हो पा रहे। रीजन क्या है? क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप बेहतर हो सकते हैं? मेयरली बस आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होती रहे? क्या कंज्यूमरिज्म अपने पीक पे चला जाए आपकी सोसाइटी में तो आप कहेंगे आप तरक्की कर रहे हैं? नो। जो रियल स्ट्रेंथ है वो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम जब तक आपका स्ट्रेंथन नहीं होगा, आपका आइडिया ऑफ प्रोग्रेस कभी भी अचीव नहीं हो सकता। और पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन वो मेयरली आपकी कोई पॉलिटिकल एलीट यानी लीडरशिप सिर्फ वो कर रही होती है? नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रेंथन होता है बाय पीपल्स पार्टिसिपेशन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सोसाइटी के साथ इतने ज्यादा
पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस, और इसको एक्सपेरिमेंटेशंस कहें आप, बल्कि पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशंस इतने ज्यादा करती हो गई हैं कि ये सोसाइटी मुकम्मल तौर पर डीपोलिटिसाइज्ड हो गई। ये सोसाइटी, इसकी नेचर इंडिविजुअलिस्टिक हो चुकी हुई है। स्पेलिंग लिस्टिक, कॉन्टिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशंस। ये कॉन्टिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशंस इन द फॉर्म ऑफ रियल डेमोक्रेसी बाय मुशर्रफ, ये इन द फॉर्म ऑफ नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस बाय ज़ियाउल हक, और ये फिर आपके बेसिक डेमोक्रेसी बाय अयूब खान। ये बड़े एक्सपेरिमेंटेशंस थे जिसने ग्रास रूट लेवल पर लोगों के माइंड को पॉलिटिसाइज होने की बजाय डीपोलिटिसाइज्ड किया। और ये डीपोलिटिसाइजेशन ये कंड्यूसिव रहती है फॉर अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस। अब ये जो हमारे हेडर्स अभी तक चलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे तमाम मसाइल के प्रॉब्लम जो है वो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, तो ऐसा नहीं है। ये तो एक एस्पेक्ट है ना। अभी तो हम अगले एस्पेक्ट में भी जो है वो जाने लगे हैं कि जितना इससे रिलेटेड चीजें देख लें हम उतना बेहतर है। अब जरा अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी देख लेते हैं। आपके 6 हो गए, हाँ 6 हो गए। अब जरा अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी देख लेते हैं, नंबर 7 पे। अब बात ये जनाब कि आपकी अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड है ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सारा नजला तो एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं गिरा सकते ना, कि मसाइल इन्हीं की वजह से हैं। अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नियरली ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टुडे, वो जनाब आपको कहती हैं हमारी बड़ी ग्रेट सेक्रीफाइसेस हैं जी, हैं जी, ग्रेट सेक्रीफाइसेस फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। कोई कहता है जी हमारा तो वजीर आजम फांसी लग गया, कोई कहता है जी हमारा तो जनाब एक वजीर आजम को गोली लग गई, कहता है जी हमारी हुकूमतें तख्ते उलट दिए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में हाईली अनडेमोक्रेटिक है, हाईली अनडेमोक्रेटिक, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जी। एज इफ के पॉलिटिक्स ब्लड लाइन में होती है, तो सेम पार्टी में ही रूलिंग चलती रहेगी, पार्टी की लीडरशिप सेम पार्टी से ही आए, उसके अंदर से एक सेम फैमिली से निकलेगी। ये अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड पार्टीज का अगर हम मेरली इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में देख लें, तो उससे ही यहाँ हो जाता है। 18th अमेंडमेंट में इन्हीं बड़ी पार्टीज ने ऐसी प्रोविजन रखी है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देख के लगता ही नहीं है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं। मसलन पीएमएलएन के 2 कन्वेंशन हैं पोस्ट 18th अमेंडमेंट एरा में, एक वोट कास्ट नहीं हुआ, नॉट इवन अ सिंगल वोट, एक भी। और अनअपोज्ड पूरी आपकी लीडरशिप जो पार्टी की अनअपोज्ड इलेक्ट हो गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पार्टी के अंदर का इलेक्शन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, ये तो पास्ट में यहां तक गए कि इन्होंने लाइफ टाइम चेयर पर्सनशिप का टाइटल दे दिया अपने पार्टी के लीडर को, बीबी साहिबा को।
इट्स क्वाइट अनडेमोक्रेटिक। इसी तरह अगर आप पीटीआई का देखें तो पीटीआई का जो मोस्ट रीसेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, मोस्ट रीसेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो वो तो पैनल बना के इलेक्शन हो गया जी। एक तरफ जनाब एक पैनल है, एक तरफ दूसरा पैनल है। इस पैनल में सारे इमरान खान हैं, जहांगीर तरीन हैं, बाकी लोग हैं, और यहाँ पे लेस नोन। तो एज इफ के जैसे किसी क्लर्क एसोसिएशन का इलेक्शन, ऐसे तो नहीं इलेक्शन होते पार्टीज के। तो एक पैनल सिस्टम में सारे फेवरेट्स एक तरफ, बाकी लेस नोन दूसरी तरफ। सेम इज द केस विद अदर पार्टीज, इवन इन जमात इस्लामी, सॉरी, इवन इन जमात इस्लामी। आपको लगता है कि जनाब जमात इस्लामी के अमीर के लिए इलेक्शन होते हैं, लोग आके वोट कास्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लेकिन ग्रास रूट लेवल पर, जहां पर रफीक, कारकुन और इस तरह के बाकी पोस्ट, हाईएस्ट लेवल तक, तो सब कुछ पहले प्री डिसाइडेड होता है। बस एक प्रैक्टिस में से उसको गुजार दिया जाता है। और बाकी पार्टीज का तो इससे भी बुरा हाल है। पर्सनैलिटीज के नेम पर पार्टीज बनी हुई हैं। सो इट्स क्वाइट एन अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड। और ऐसी पार्टी से आप ये अज्यूम करते हैं कि ये पार्टीज पाकिस्तान में जमहूरियत को फरोग देंगी। ये जितना ज्यादा अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इसकी बड़ी मैनिफेस्टेशन तो 17th अमेंडमेंट है। 17th अमेंडमेंट में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, इन्होंने वोट नहीं किया। और ये इनका वोट करने का रीजन भी कोई इनका असूली मौकफ नहीं था। मुशर्रफ इरा में ये कॉर्नर्ड ही इतनी थी कि दे वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। बाकी तमाम जो ग्रुप्स हैं, जो पार्टीज हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने 17th अमेंडमेंट के लिए वोट किया, उन तमाम की लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान वो क्वेश्चन मार्क है। कि आप कैसे एक वर्दी में एक प्रेसिडेंट को ओन भी कर रहे हैं और उसको पावर्स भी दे रहे हैं? तो कहाँ आपकी पॉलिटिकल एथिक्स? और ये जो दो पार्टीज अपने आप को सेरा लेती हैं इस बात का कि हमने नहीं वोट किया था, तो वो बेचारे, इनके वोट की जरूरत ही कोई नहीं थी। ये तो बड़ी कम तादाद में थे और दूसरी इनकी जरूरत ही कोई नहीं थी। तो ये इसको असूली मौकफ कहते रहते हैं। असूली मौकफ तो खैर नहीं था। एनीवेज, यानी कि आपका पूरा स्ट्रक्चर ही अनडेमोक्रेटिक है। सो पार्टीज का में हमें ये एक क्रिटिकल एनालिसिस। फिर उसके बाद ये जनाब पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है। पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, ये हमारा नहीं, ये पूरे साउथ एशिया का प्रॉब्लम है। विद द एक्सेप्शन ऑफ 1-2 पार्टीज लाइक बीजेपी वगैरह, आपको लार्जली, या जमात इस्लामी वगैरह, आपको लार्जली पूरे साउथ एशिया में पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स मिलती है। चाहे वो बांग्लादेश हो, जहां पर एक तरफ हसीना ग्रुप, दूसरी तरफ जो है वो खालदा जिया ग्रुप यानी शेख ग्रुप और जिया ग्रुप। चाहे वो इंडिया हो, जहां पर रीजन्स में ऐसी पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स तो होती रही, जैसे लालू प्रसाद यादव फैक्टर, जैसे बाल ठाकरे फैक्टर, बादल सिंह फैक्टर, गांधी फैक्टर। तो ये आपको इंडिया में भी इसकी एग्जांपल जो है मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान इस मामले में ज्यादा खुद कफील है। यहाँ तो कोई नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज कोई एक दो हों तो बंदा कहता है ओके कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तो रीजनल और बड़ी बड़ी छोटी छोटी सी पार्टीज, और वो भी पर्सनैलिटी से ही डोमिनेट करती हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी अचकजइयों के बगैर उसको कंसीव ही नहीं किया जा सकता। MQM, अल्ताफ भाई फैक्टर एक्सक्लूड हुआ, MQM अब आपको नजर ही नहीं आती। PTI भी इसी तरह,
कल को इमरान खान कोई और पार्टी बना लें या कोई और पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो वोट तो इमरान खान का या नवाज शरीफ, तो वोट तो पंजाब में नवाज शरीफ का। पर्सनैलिटी बेस्ड होगी ना पॉलिटिक्स सारी। ये एक बहुत बड़ा कर्स है, पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स आपको इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल एवेल्युएशन ऑफ द लीडर ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट वो आपको करने ही नहीं देती। आप सुनने को तैयार नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। फिर उसके बाद एब्सेंस ऑफ नेशनल लेवल लीडरशिप। आपको कभी भी किसी भी दौर में नेशनल लेवल की लीडरशिप नहीं मिली। लीडरशिप जनरेट होती है आपके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से, ये याद रखिएगा जी। आपका इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही आपकी बेहतरीन लीडरशिप निकालता है। उसके साथ तो एक्सपेरिमेंटेशन करते रहे सारे। चलो जैसी भी लीडरशिप ही रही, तो लीडरशिप के लिए जरूरी है कि उसमें एक डिसाइसिव नेचर होनी चाहिए। डिसाइसिव नेचर डिसीजन मेकिंग की, वो आपके यहाँ हमें लीडरशिप में नहीं देखने को मिलती। काफी इश्यूज में आपको आपकी लीडरशिप को एस्टैब्लिशमेंट को की ओपिनियन को लेके चलना पड़ता है, और फिर काफी ज्यादा फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में एस्टैब्लिशमेंट भी, और प्लस आपको जो है वो फिर अपने फ्रेंडली कंट्रीज उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये डिसाइसिव नेचर आपकी यहाँ साबित आप है ही नहीं, मौजूद ही कोई नहीं। नेशनल लेवल लीडरशिप ने कोई आके डिक्टेटरशिप नहीं करनी। ये पार्टी और ग्रास रूट लेवल पर उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका ताल्लुक है। फिर आपका इशू एब्सेंस ऑफ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज। ये भी बहुत इशू है। मादरत अगर पीछे आपको गाने और ढोल की आवाजें आ रही हैं, यहाँ करीब कोई शादी या कोई मेहंदी की रस्म है, तो वो साथ साथ फिर ये आवाजें आ रही हैं। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, एब्सेंस ऑफ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी का ज़ाहिर हुस्न होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान में पार्टीज पॉपुलर नहीं है। ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पार्टीज आपकी लेंथ एंड ब्रेथ में सिमिलरली पॉपुलर हो। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान। ऐसा नहीं। नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए दो प्री रेक्विजिट्स हैं। एक तो उसकी पॉपुलर सपोर्ट जो उसको पूरे मुल्क से मिल रही हो, और उसकी फिर पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, और वो आगे फिर ऐवानों में उसकी रिप्रेजेंटेशन भी हो रही हो। ये आपके पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान में कि एक ही पार्टी या दो पार्टीज पूरे पाकिस्तान में इस पैटर्न पे चल रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं। आपकी पार्टीज वन और टू रीजन्स में पॉपुलर होती हैं, और बाकी जगहों पर फिर वो कोलिशन बना रही होती हैं, अलायंसेस बना रही होती हैं। ये एक प्रॉब्लम है। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि असेंबलियों में हर जगह से आपके लोग
आपकी पार्टी के लोग जीत के आ रहे हो। तो ये तो रीजनल, बेसिकली आपकी ज्यादातर पार्टीज रीजनल पार्टीज हैं। एक रीजन में, दो रीजन में, तीन रीजन में पॉपुलर होंगी, उससे ज्यादा नहीं। जब तक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज का कल्चर डेवलप नहीं होता, तब तक आप इफेक्टिवली फिर पोलराइजेशन को भी एड्रेस नहीं कर पाते। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, उसकी एक बड़ा सिम्टम तो यही है कि नेशनल लेवल की लीडरशिप नहीं होती। रीजनल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज, उनमें सब डिवीजन, उनमें सब डिवीजन, उनमें सब डिवीजन। ये भी प्रॉब्लम है आपका बहुत बड़ा। जिस तरह हमने शुरू में बात की कि सारा आपने नजला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे तो नहीं गिरा देना, आपने उनको भी देखना है, आपने अपने पॉलिटिक्स को भी देखना है। फिर आपका एक और बड़ा इशू जो है वो आपका एजिटेशनल पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान बनाने वाली पार्टी, उसने तो, उसका तो एजिटेशनल पॉलिटिक्स से ताल्लुक ही कोई नहीं था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ये एजुटेशनल पॉलिटिक्स तो सारा कांग्रेस का टूल था। इट वाज अ टूल ऑफ कांग्रेस, एजुटेशनल पॉलिटिक्स। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, आवर पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो प्रोटेस्ट का स्टाइल था, लीगल स्टाइल, उसको अबैंडन करते हुए कांग्रेस की लेगेसी को फॉलो किया। आवर पॉलिटिकल पार्टीज फॉलोड लेगेसी ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की लेगेसी को हम फॉलो करते रहे। ठीक है जी। मसलन धरना, ट्रेन मार्च, मिलियन मार्च, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट, यही एक टूल है जी प्रोटेस्ट करने का, एजिटेट करने का। तो इस एजिटेशनल पॉलिटिक्स से फिर होता क्या, और अब हमने अनफॉर्चुनेटली इस एजिटेशनल पॉलिटिक्स को समझ लिया है कि जनाब डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट, ये तो आपका राइट है, आप कर सकते हैं प्रोटेस्ट, ये हमने एज्यूम कर लिया। बट एजिटेशन, प्रोटेस्ट at the expense of quality of life of people or right to live of people। भाई आप राइट टू लिव और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, उसको आप कॉर्नर्ड कर दें सिर्फ अपनी एजुटेशन के कॉन्टेक्स्ट में। और ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले 5-6 साल में ये ट्रेंड, ये कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया हुआ। दो तो बड़े धरने जो हैं वो तारुल कादरी साहब के, दो धरने इसी तरह जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के, फिर पीटीआई का धरना, ये सब पिछले 5-6 साल में इन चीजों ने बहुत बुरी तरह आपके राइट टू लिव ऑफ द पीपल को डिस्टर्ब किया। सो यस, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होना चाहिए, बट ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है कि आप जो है वो शहर बंद कर दें, आप सड़कों पे आके बैठ जाएं, आप धरने देना शुरू कर दें। अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो आपके पास जो डिफाइंड टेरिटरी है उसमें प्रोटेस्ट करें, सो दैट लोगों का राइट टू लिव डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ये सब पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह करती हैं। जहां पर अथॉरिटीज को अंदाजा होता है कि भाई यहाँ पर
पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं है, वहां पर उनको लॉज याद आ जाते हैं, रूल्स याद आ जाते हैं। और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैकिंग होती हैं वहां पे फिर लॉज बेचारे वीक हो जाते हैं। सो इन धरनों और इन एजिटेशन के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों की जो सियासी बसीरत है वो इतनी का है जितना को आप लोग इस वक्त कमेंट कर रहे हैं ना कि हम ये चीजें पेपर में लिख सकते हैं, हाय फौज के खिलाफ लिख सकते हैं, हाय इमरान खान के खिलाफ लिख सकते हैं। तो भाई इतनी की सियासी बसीरत जो है वो आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, सारे 16-16 सालों की डिग्री होल्डर है। तो ये उस डीपोलिटिसाइज सोसाइटी की मैनिफेस्टेशन है आप लोग। याद रखिएगा, आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के की जो बुनियाद है उसके खिलाफ अगर आप बात करते हैं या आप किसी भी तरह की कोई हाई ट्रियन में इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ बात करते हैं तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपका ओपिनियन रैशनल है, लॉजिकल है, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन उससे किसी को हार्म भी, इन पर्सन हार्म इन्फ्लिक्ट ना हो रहा हो तो आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं कि आप नहीं देना चाहते तो ना दें। लो जी, आगे कुछ और एस्पेक्ट्स को भी देख लेते हैं। एक बहुत बड़ा इशू आपका वो है फिर जनाब एथनो नेशनलिज्म, ऑल्सो नोन एज पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी। क्योंकि आपकी नेशनल लेवल की तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं नहीं, तो लार्जली आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं फिर रीजनल, एक दो रीजन्स में पॉपुलर पार्टीज, तो उनका वोट बैंक भी है फिर सर्टेन रीजन्स में। तो अपने फिर रीजनल वोट बैंक को सिक्योर रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज दे क्वाइन एथनिक इश्यूज और दे प्रोलॉन्ग एथनिक इश्यूज। या ये एथनिक इश्यूज क्वाइन करते हैं या ये एथनिक इश्यूज प्रोलॉन्ग करते हैं ताकि अपने वोटर को ये समझा सकें कि हम ही हैं ट्रू रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारी आइडेंटिटी को बचाने की। एथनो नेशनलिज्म या पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी इज अ कर्स। मेक श्योर आप किसी की एथनिक टेंडेंसी उसको खत्म नहीं कर सकते। एथनिसिटी बुरी चीज नहीं है, बट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एथनिसिटी बुरी चीज है। ये ऐसे ही है कि जिस तरह सेक्रेटेरियनिज्म कोई बुरी चीज नहीं है। हम जो इस वक्त इस क्लास में मौजूद हैं 200 से ऊपर लोग हैं हम, तो वही 200 plus people, we belong to different sects, we have different sectarian cults, different sectarian beliefs। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन violence on the issue of sectarianism वो कंडेम करने की जरूरत है। इसी तरह एथनिसिटी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती जी, इसके बेस पर सियासत करना प्रॉब्लमेटिक है। और हमारे यहाँ महाजर, पख्तून, ये तो बड़े कार्ड्स हैं जो फिर सिंध कार्ड को भी, और अब तो पंजाबी कार्ड भी, साउथ पंजाब का पंजाबी कार्ड भी यूज होना शुरू हो गया। सूबा बनाएंगे, सूबा बनाएंगे, सूबा बनाएंगे, जनूबी पंजाब बनेगा, जनूबी पंजाब बनेगा। सो डिफरेंट जो कार्ड्स हैं एथनिक कार्ड्स उनको प्ले किया जाता है अपने वोट बैंक के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। और लोग बेचारे ये समझ रहे होते हैं कि ये सच है, वाकई दूसरी एथनिसिटी हमें क्रश करना चाहती है, खत्म करना चाहती है।
क्रश और खत्म तो आपको वो करे कि जो नजरियाती तौर पर और इतनी ज्यादा स्ट्रांग एथनिसिटी हो और इतनी ज्यादा ब्रेव हो कि वो वाकई आपको क्रश कर दें। यहाँ तो कोई भी पॉलिटिसाइज्ड रहा ही नहीं, यहाँ तो सब इंडिविजुअलिस्टिक है, यहाँ तो सब कंज्यूमरिज्म की लहर में बह चुके हुए हैं। यहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सोचे कि मैंने दूसरी एथनिसिटी को कॉर्नर कैसे करना है। ये तो वहां होता है जहाँ कोई सियासी बसीरत, सियासी शऊर होता है। आपके यहाँ तो ऐसा कोई सियासी बसीरत और शऊर अब है ही नहीं, मौजूद ही कोई नहीं। फिर जनाब आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। अब जनाब डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसिडर्ड एज ब्यूटी ऑफ अ डेमोक्रेसी, ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 1970 onwards you would come across more than 2 dozen political parties participating इन इलेक्शंस। जो जो इलेक्शन भी हुआ है, कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा पार्टीज ने उसमें शिरकत की। अब आपके जो मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शंस है, नॉट ऑल लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शन, आपकी रूलिंग पार्टी उसको फिर वो एक अकेली ही रूलिंग पार्टी नहीं बनती है, उसको फिर कोई ना कोई दूसरी पार्टीज का, अदर पार्टीज के साथ अलायंस करना पड़ता है, कोलिशन करना पड़ता है। अब ठीक है, सियासत में कोलिशंस होते हैं, लेकिन ये कोलिशंस या ये जो जो कि कोई एक पार्टी क्लीन स्वीप ना करे, ये इंटेंशनली इसको रोका भी जाता है। खैर, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो एक पार्टी मुकम्मल मेजॉरिटी नहीं बना पाती, तो उसको फिर कोलिशन बनाने पड़ते हैं। और ये कोलिशन सिर्फ गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, याद रखें। ये फिर आपको इसमें सेनेट में भी आपको देखना पड़ता है। हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का है कि एक पार्टी जब रूल में आती है, तो वो पार्टी 99% केसेस में सेनेट में मेजॉरिटी में नहीं होती। वो अपने रूल के 2.5-3 साल बाद फिर जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं, उनके जरिए वो पार्टी सेनेट में मेजॉरिटी में आती है। तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए अलायंस नहीं चाहिए होते, आपको फिर सेनेट से भी बिल पास करवाने के लिए अलायंस चाहिए होते हैं। अब इसमें फिर होता क्या है, उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट को कोलिशन पार्टनर के इंटरेस्ट में कई दफा नेशनल इंटरेस्ट के मैटर से भी आंखें बंद करनी पड़ जाती हैं। नेशनल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है गवर्नमेंट्स बचाने के लिए। ये बड़ा मजेदार तरीका है। पहले तो किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बनाने ना दो, फिर वो कोलिशन बनाए, फिर उसके कोलिशन पार्टनर्स जो कुछ कर रहे हैं, वो रूलिंग पार्टी उन कोलिशन पार्टनर्स को हाथ ना लगाए, क्योंकि अगर वो उनको हाथ लगाएगी तो गवर्नमेंट चलेगी, बैड गवर्नेंस रहेगी, रिजल्टेंटली एक इमेज आप पोर्ट्रे कर सकते हैं, सियासी जमातें सही तरह रूल कर ही नहीं सकती। सो अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी इसकी बड़ी मजेदार जो है वो स्टोरी है। देन इंस्टीट्यूशन फैक्टर। आपके कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि जो बड़े वेल डिफाइंड
तरीके से चल रही हैं, उनकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी है, जैसे आपकी आर्म्ड फोर्सेस, बड़ी स्ट्रॉन्ग लेगेसी है, बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म है। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, तो हम देखते हैं कि आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग, इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सो इससे परसेप्शन ये लिया जाता है कि जनाब आपके पॉलिटिशियंस वो इनकैपेबल है, क्योंकि अगर आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी एक लेगेसी को कंटिन्यू रखा है, अपने आप को एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाई रखा है, तो जनाब आपके पॉलिटिशियंस भी बना लेते हैं। अब इसमें फिर दो एनालिसिस है। एक एनालिसिस तो वो आपका वही जो हमने पीछे बात की थी, ब्रिटिश फैक्टर। ब्रिटिश जो आपके इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज कर गए, वो इंस्टीट्यूशंस आपके ऑर्गेनाइज्ड ही रहे, जैसे आपकी ब्यूरोक्रेसी, जैसे आपकी आर्म्ड फोर्सेस। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन तो ब्रिटिश ने नहीं होने दी, तो वो आपको लेगेसी नहीं मिली। तो एक तो ब्रिटिश फैक्टर। दूसरा है फिर आपका कि आपकी इफेक्टिव इलेक्टोरल कल्चर डेवलप नहीं हो सका। इलेक्टोरल कल्चर जिन माशरों में डेवलप होता है, सिस्टमैटिक इलेक्टोरल कल्चर, वही इफेक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जनरेट करते हैं। सो हमें फिर इस पॉलिटिकल कल्चर, इलेक्टोरल कल्चर को फिर डिटेल में देखना है कि ये इलेक्टोरल कल्चर क्या चीज है। इलेक्टोरल कल्चर, अब बात यह है कि इलेक्टोरल कल्चर पॉलिटिक्स में, याद रखिएगा आप, कल्चर यहाँ कोई इसका खाना पीना तो नहीं है ना इलेक्टोरल कल्चर का। पॉलिटिक्स में प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस कॉन्टिन्यूटी के साथ अगर आप चलाते रहे, वो कॉन्टिन्यूटी के साथ चलता रहे, तो वो एक कल्चर में ट्रांसेंड हो जाता है, डेवलप हो जाता है। एक प्रोसेस को आप कॉन्टिन्यूटी के साथ चलाते रहे तो वो एक कल्चर डेवलप हो जाता है। इदारों में भी ऐसे ही होता है। काफी आपके बड़े जर्नैलों को इश्यूज हैं मौजूदा हालात में, जनरल फैज से भी इश्यूज हैं, जनरल बाजवा से भी इश्यूज हैं, लेकिन एक कल्चर है कि जनाब आपने फिर अपनी कमांड जो है उसको ओबे करना, उसके मुताबिक चलना है। पीछे कुछ थोड़ा सा पहले हुआ भी था कि उसमें थोड़े से इख्तलाफात हुए थे, तो लोगों को इन्होंने घरों में बंद कर दिया, जबरदस्ती इस्तीफे ले लिए उनसे। खैर, तो एक कल्चर डेवलप हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर 2 साल बाद उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, भाई जी जो मर्जी हो जाए। उन्होंने कल्चर डेवलप कर दिया होगा। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है कि हमारा जो फर्स्ट आपका जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन फर्स्ट अडल्ट फ्रेंचाइज पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, ये तो हुआ ही पहला 1970 का है। 1970 से पहले जो आपके इलेक्शंस हैं वो आपके अडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज से हैं। पहला जनरल इलेक्शन बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज 1970 का। इससे पीछे 12 साल तो आपके लोग सिर्फ बीडी को वोट देते थे, बीडी, बेसिक डेमोक्रेट, बस लोगों ने इसको वोट देना है। इसने आगे एमपीएस के लिए वोट देना है, एमएनएस के लिए वोट देना है, इसी ने आगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए वोट देना है। ये 58 से लेके
70 तक का जो आपका स्ट्रक्चर है इलेक्शन का, वो तो यही था, सिर्फ ये बीडी, ये 80,000 बीडी होते थे पूरे पाकिस्तान में, बस इन्होंने वोट करना। आज की जुबान में आप इन बीडीज को समझ लें, चेयरमैन, यानी यूनियन नाज़िम, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान में, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान में, और उनमें काफी हद तक जो है वो ऑफिशियल्स भी होते थे। खैर, तो पहला इलेक्शन ही आपके यहाँ 70 में हुआ है, तो एक कंट्री जिसमें नियरली क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी के बाद पहला इलेक्शन हो रहा है, वहां इलेक्टोरल कल्चर क्या डेवलप होना है। और फिर इसके बाद भी इररेगुलर प्रैक्टिस है। एक होता है ना सिस्टमैटिक प्रैक्टिस हो, अगला इलेक्शन 77, अगला 85, अगला 88, फिर 90, फिर 93, 96, 97। अब इस फेज को अगर हम देखें 85 से इस फेज को, इसमें तो मैक्सिमम आपके 2 या मैक्सिमम 3 इलेक्शन होने चाहिए थे। इससे ज्यादा तो इलेक्शन बनते ही नहीं, 5-5 साल का फर्क लगा लें, 85 में इलेक्शन करा लें तो 3 हो जाएंगे। तो आपने तो 5 इलेक्शन हो गए। ये जो इरेगुलर प्रैक्टिस है इलेक्शंस की, ये कभी भी इलेक्टोरल कल्चर नहीं। इलेक्टोरल कल्चर डेवलप होगा तो आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होती है। पिछला पॉइंट ये यहाँ पे देखो, और वो भी फ्री एंड फेयर। तो इसमें भी प्रॉब्लम है हमारा। फिर ये आपका इलेक्टोर इरेगुलर प्रैक्टिस सिर्फ एमएनए एमपीए के इलेक्शन को ना देखें, फिर ये आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ भी आपने यही काम किया। ये जो हाई एक्सपेक्टेशंस थी कि 18th अमेंडमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रांग होंगे, तो कितने के लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर आपको आफ्टर 18th अमेंडमेंट अप्लाई होते नजर आते हैं। तो ये बड़ा इशू है, एब्सेंस ऑफ इलेक्टोरल कल्चर। फिर आपका गुड गवर्नेंस का भी इशू है जी। गुड गवर्नेंस, अब जब हम गुड गवर्नेंस को देखते हैं तो गुड गवर्नेंस हम इसको इंतहाई आसान लेके चल रहे हैं। 2 बड़े प्री रेक्विजिट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक तो जनाब आपका रूल ऑफ लॉ, और दूसरा इफेक्टिव डिलीवरी मैकेनिज्म। ये 2 चीजें होंगी तो गुड गवर्नेंस इंश्योर हो जाएगी। रूल ऑफ लॉ में आपकी पहली स्टेज पे अकाउंटेबिलिटी, दूसरी स्टेज पर ट्रांसपेरेंसी, और तीसरी स्टेज पर कंबैटिंग करप्शन। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंबैटिंग करप्शन। इफेक्टिव डिलीवरी मैकेनिज्म में आपका स्टेट का रोल, फिर आपका प्राइवेट सेक्टर, और फिर आपके पीपल। जब तक ये दोनों प्री रेक्विजिट्स और इनके आगे जो फीचर्स हैं ये ऑपरेटिव नहीं होंगे, गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती। अब जरूरी नहीं है, जो आज से जो 15-20 साल पहले की स्टडीज हैं उनमें कहते हैं गुड गवर्नेंस होगी सिर्फ डेमोक्रेसी के जरिए। आज जरूरी नहीं है, जो नई स्टडीज आ गई गुड गवर्नेंस में, कि जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी के जरिए हो। ये इसके मैकेनिज्म है, इनको इंश्योर करो। अकाउंटेबिलिटी फैक्टर इंस्टॉल करोगे, ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी बनेगी, ऑटोमेटिकली करप्शन का इंडेक्स आपका नीचे जाएगा। ये नेचुरली कनेक्टेड है, ये जरूरी है। दूसरी तरफ स्टेट अपना रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करे। स्टेट का रोल क्या है गुड गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में? कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट ऐसा इफेक्टिव डिलीवरी मैकेनिज्म दे
कि जिसके जरिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ, ये स्टेट का काम है। प्राइवेट सेक्टर का क्या काम है? ठीक है, आपका पब्लिक सेक्टर तो वो स्टेट में आ गया ना जी। प्राइवेट सेक्टर का काम है कि जनाब वो एडजस्ट करे आपके ह्यूमन रिसोर्स को, वो एक इफेक्टिव सोशल कैपिटल जनरेट करे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अब फिर मॉडर्न आपकी स्टडीज है कि डेवलपिंग कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, खास तौर पर सर्विसेज के सेक्टर में, वो इनिशिएट करें। और पीपल प्रोग्रेसिव होने चाहिए। लो जी, ये 6 काम आप कर लें तो जनाब गुड गवर्नेंस इंस्टॉल हो जाती है और फिर ये सिस्टम ऑटो पे चलता है। अनफॉर्चुनेटली आपके यहाँ अकाउंटेबिलिटी हाईली पॉलिटिसाइज्ड है, हाईली पॉलिटिसाइज्ड अकाउंटेबिलिटी है। और एक लम्हे के अगर हम ये यकीन कर लें कि नहीं, हाईली पॉलिटिसाइज्ड नहीं है, इसको पॉलिटिसाइज बना दिया जाता है ताकि चोर लुटेरे इस बात को कैश कर सकें कि जी सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो द पॉइंट इज कि सिस्टम में इतना लूप होल्स हैं कि दे मैनेज टू कन्विंस पीपल कि हाँ भाई हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारे जनाब प्रॉब्लम हो रही है, हमें कॉर्नर किया जा रहा है। सो अकाउंटेबिलिटी इधर पॉलिटिसाइज्ड, और अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर इतना उसमें लूप होल कि वो इफेक्टिव नहीं होती, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। सो जब आप इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाते तो सिस्टम ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता। जब अकाउंटेबिलिटी फेयर फैक्टर के साथ चलेगी तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं हो पाती। लोग काम करना छोड़ देते हैं, लोग काम करेंगे तो फिर ट्रांसपेरेंसी आएगी ना। जब काम ही नहीं होंगे, इनिशिएटिव ही नहीं लिए जाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी कैसी? सो एक बैलेंस्ड अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट कर देते हैं सिस्टम को, और करप्शन का लेवल ऑटोमेटिकली, ये तीसरा पॉइंट जो है कंबैटिंग करप्शन, वो नीचे आता है। ये इंटरट्विन्ड है, इंटरलिंक्ड है। One cannot segregate accountability from transparency and combating corruption, and likewise. So आप अकाउंटेबिलिटी किस तरह कर रहे हैं, वो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के पिलर तक बात नहीं रहनी, वो ट्रांसपेरेंसी और करप्शन भी। सो अगर आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ये समझ जाएं कि आपके यहाँ अकाउंटेबिलिटी फैक्टर इफेक्टिव नहीं है, या अकाउंटेबिलिटी फैक्टर पॉलिटिसाइज्ड है। अगर आपका करप्शन रेट है ज्यादा है तो समझ जाएं कि आपके यहाँ ट्रांसपेरेंसी इंश्योर्ड नहीं है और आपका अकाउंटेबिलिटी फैक्टर प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरे में आ जाए इफेक्टिव डिलीवरी मैकेनिज्म, तो आपकी स्टेट ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही। ये तो अपने डेट क्राइसिस में, अपने फिस्कल डेफिसिट्स में इतने उलझे रहते हैं कि ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट कंपोनेंट है ऑफ द बजट, वो कैसे लगाएं। वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जब तक ये अपने करंट अकाउंट डेफिसिट्स और अपने फिस्कल डेफिसिट्स में एंगेज रहेंगे, अपनी लोन पेमेंट्स में और डेट जो है वो पे करने में रहेंगे, तो वो तो नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म मीडियम्स का सहारा लिया जा रहा है, लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स नहीं नजर आ रहे। प्राइवेट सेक्टर आपका, वो तो उसकी जो उसका उसका जो माइंडसेट है
वो तो है ये कि उसने फ्लरिश ही करना है एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो है वो डिक्लाइन करे, पब्लिक सेक्टर कॉर्नर्ड हो, तभी आपका प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश हो सकता है। आपका तो माइंडसेट ही ये बन गया हुआ। यानी ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आइडिया है, ये तो बस ठीक है, छोटी छोटी एक्सचेंज में आपको कुछ जगहों पे नजर आ जाता है, बाकी मुकम्मल तौर पे तो जो है वो तो इफेक्टिव नहीं हो सका। प्राइवेट सेक्टर ह्यूमन रिसोर्स को और सोशल कैपिटल को क्यों जनरेट करे या उसको अकोमोडेट करे, वो तो अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है। आपका प्राइवेट सेक्टर, याद होगा जब हमने बात की थी डेवलपमेंट के मॉडल्स की, तो हमने जर्मन का मॉडल भी डिस्कस किया था कि जर्मन ने ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हुआ, ईस्ट जर्मनी के इश्यूज थे, तो बिजनेसमैन सामने आ गए कि जी ठीक है, हम वॉलंटियर करते हैं, हम इन एरियाज में इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। तो आपका प्राइवेट बिजनेसमैन सामने आया। हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लगा हुआ है। और फिर पीपल, भाई आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपकी मेजॉरिटी बल्क ऑफ द पीपल दे आर नॉट प्रोग्रेसिव, वी आर बेसिकली डॉर्मेंट पीपल। जो सोसाइटी डॉर्मेंट हो जाती है, जिसमें प्रोग्रेसिव, जिसकी जो जो आउटलुक नहीं रहती, जो न्यू वेंचर्स ऑफ नॉलेज को ओपन नहीं करना चाहती किसी फियर की वजह से, या कैपेसिटी नहीं होती, तो वो फिर कुछ मांग नहीं सकती। मांगना किससे है? डायरेक्टली स्टेट से मांगना है, इनडायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर से मांगना है। प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर पाती, ये अपनी उसी डॉर्मेंट टेंडेंसी में रहते हुए आटा मांग रहे होते हैं। तेल की कीमतें सस्ती हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाए, अनइंटरप्टेड मिलती रहे, इनकी दुनिया तो यहीं बस इन्हीं रिग्रेसिव और डॉर्मेंट चीजों में फंसी हुई। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी ही तो फिर एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनता और स्टेट पर फिर उसका प्रेशर एग्जर्ट होता। ये भी हमारा इशू है गुड गवर्नेंस का। फिर उसके बाद आपका एक और बड़ा मजेदार इशू, वो है आपका क्राइसिस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। क्राइसिस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूट हो रही होती है आउट ऑफ द नेशनल करेक्टर, और ये नेशनल करेक्टर डिराइव हो रहा होता है, इट इज डिराइव्ड आउट ऑफ सोसाइटी। यानी आप कह सकते हैं कि सम टोटल ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी। अब हजूर बात यह है कि हम नेशनल आइडेंटिटी के क्राइसिस में हैं। हमारी नेशनल आइडेंटिटी इंतहाई प्रॉब्लमेटिक हो गई। अब कुछ जगहों से आपको आवाज आएगी कि जनाब ये हमें जनाब हाइब्रिड का इशू है, हाइब्रिड वॉरफेयर का शिकार है, इसकी वजह से हम हमारी नेशनल आइडेंटिटी प्रॉब्लमेटिक हो रही, रीजनलिज्म प्रमोट कर रहा है, रीजनल आइडेंटिटीज प्रमोट कर रही है। ये जो आइडिया है ना अपने अंदर इसेंशियली, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉड आइडिया है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को सियासी शऊर नहीं है, पढ़ने लिखने का शौक नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक नेशनल आइडेंटिटी
उसको विदाउट एनी रीजन किसी रीजनल आइडेंटिटी से चैलेंज आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये थीम ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनलाइकली है। क्यों? क्योंकि रीजनल आइडेंटिटी कोई एक नहीं है, ये भी रीजनल आइडेंटिटी, ये भी रीजनल आइडेंटिटी, ये भी रीजनल आइडेंटिटी, ये भी रीजनल आइडेंटिटी। कई सूबे हैं ना आपके, फिर कई सूबों में कई आइडेंटिटीज और भी हैं। सो ये पॉसिबल नहीं है कि एक रीजनल आइडेंटिटी चैलेंज कर जाए आपके नेशनल आइडेंटिटी को। हाँ, कई रीजनल आइडेंटिटीज आपकी नेशनल आइडेंटिटी को चैलेंज कर रही हो, सब चैलेंज हो, सब चैलेंज कर रही हैं, या मेजॉरिटी चैलेंज कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये सब गलत है, ये सब गलत है। इसका मतलब है मसले मसले का मसले को समझना है ना हमने। सो ये जो हाइब्रिड का चूरन है, इसमें नहीं जाना। प्रॉब्लम यहां है इस नेशनल आइडेंटिटी में। अब वो कैसे प्रॉब्लम है, उसको अब समझना हमने। सिर्फ हाइब्रिड का चूरन लेके कि पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉरफेयर का शिकार है, तो वो पूरी दुनिया ही शिकार है, हम कोई अलहदा नहीं उतरे हैं कहीं से। हमारा प्रॉब्लम कहाँ है, हम क्यों शिकार हो गए इसका, उसको रेक्टिफाई करना है, उसको समझ, तो कोर को जाके समझना पड़ेगा हमें कि प्रॉब्लम कहाँ हमारा। हमारे प्रॉब्लम को समझने के लिए टेक द एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आपने एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन डेवलप कर ली, और अब यही एक जो अमेरिकन आइडेंटिटी है, वो इस स्ट्रॉन्ग फेडरेशन के जरिए रिफ्लेक्ट हो गई, जिसको स्लोगन मिल गया फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ये 230-40 सालों से इसी पे खड़े हैं, इससे नहीं हटे। इन्हें आपस में जंग भी लड़नी पड़ी है तो ये लड़े हैं, लेकिन इस आइडिया से हटे नहीं। टेक द एग्जांपल ऑफ टर्की। जैसी भी थी, जो भी थी, आप सही समझें या ना समझें, एक सेकुलर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट की गई, और उसको नीचे ग्रास रूट लेवल तक आपने उसको इफेक्टिवली चलाया। हाँ, अब आके थोड़ा सा इर्दगान साहब, अलहाज इर्दगान साहब के यहाँ थोड़ी सी आपको एक रिलीजियस जो टेंडेंसी नजर आती है, बट आई पर्सनली बिलीव कि दैट इज आल्सो मेयरली अ पॉलिटिसाइजेशन, अपने रूल को केप्ट इंटैक्ट रखने के लिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। वरना वो सेकुलर टेंडेंसी वो ऑपरेटिव रही। टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया एक सेकुलर टेंडेंसी रहेगी जी। सो थ्रू आउट द पास्ट वो इस पे कारबंद रहे, सोसाइटी सेकुलर टेंडेंसी पे चली, ठीक। आपको एक दो एग्जांपल्स मिल गई, बाबरी मॉस्क की एग्जांपल मिल गई, आपको आरएसएस की एग्जांपल मिल गई, यदि ये एग्जांपल्स आपके पास मौजूद है, लेकिन स्टेट लेवल पर आप सेकुलर टेंडेंसी में ही चले। और इवन बीजेपी की गवर्नमेंट्स कोशिश करते हुए भी इसको एरोड नहीं कर पा रही। ये मोदी की गवर्नमेंट जाएगी, अगली गवर्नमेंट, एक आधी गवर्नमेंट, लाइकली कांग्रेस की गवर्नमेंट ही उसको चलाएगी, जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज में इंडिया में। तो ये सेकुलर आइडेंटिटी कहीं खत्म नहीं होने जा रही। थोड़े बहुत इश्यूज हैं, लेकिन फेस यही है, सेकुलरिज्म, इसी को चलाना है हमने। और बल्क ऑफ द ईयर्स में उन्होंने सक्सेसफुली इसको चलाया है, बल्क ऑफ द ईयर्स में।
अच्छी है बुरी है, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, यूनियन ऑफ इंडिया एक आइडेंटिटी पे कारबंद रहने की कोशिश की ज्यादातर, टर्किश एक आइडेंटिटी पे कारबंद होने की कोशिश की ज्यादातर। ये तो 40 तरह नहीं, आप भी कर लेते ना ऐसे ही। आपने ये जो रीजनल आइडेंटिटीज को हवाएं मिलना शुरू हुई हैं, ये कोई बाहर से लगी हुई आग नहीं है, ये आपके एक्सपेरिमेंटेशंस ही हैं। आपका पहला एक्सपेरिमेंटेशन था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक मॉडरेट आउटलुक, एक मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशन और एक मॉडरेट आउटलुक होगी हमारी। आप इसको चलने देते हैं ना, इसमें आपके सेकुलर फोर्सेस भी राजी हो गए, आपके उलमाज भी राजी हो गए ज्यादातर, तो आप इसको चलने देते। इस मॉडरेट आइडेंटिटी को जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी पॉलिटिसाइजेशन के लिए एक नया स्लोगन दे दिया, इस्लामिक सोशलिज्म बाय जुल्फिकार अली भुट्टो। इसने आपके यहाँ एक सेमी सोशलिस्ट, एक सेमी लिबरल टेंडेंसी डेवलप कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। जिया साहब आए तो जिया बहिश्ती ने इस्लामाइजेशन, अब जो एकेडमिक डेफिनेशन है कि सम टोटल ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी, उससे नेशनल कैरेक्टर डेवलप होता है। लेकिन नेशनल आइडेंटिटी ये साइमल्टेनियसली आपकी रूलिंग एलीट वो डिसाइड कर रही होती है थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू इट्स पॉलिसीज। वो हम तजर्बे करते जा रहे हैं। फिर इस पे बात नहीं रुकी, मुशर्रफ साहब आगे, इनलाइटेंड मॉडरेशन, रोशन ख्याल, इतदाल पसंदी। बॉलपॉइंट भी कहता है मैंने इसका नाम नहीं लिखना, चलो जिस तरह भी लिखना। अब इन तमाम एक्सपेरिमेंटेशंस ने आपके यहाँ मॉडरेट्स भी पैदा किए, आपके यहाँ ऑर्थोडॉक्स भी पैदा किए, आपके यहाँ सेकुलर कपल्ड विद लिबरल टेंडेंसी भी पैदा किए, आपके यहाँ कंजर्वेटिव्स भी पैदा हुए। तो आपकी सोसाइटी वो मुकम्मल तौर पर वियर एंड टियर का शिकार होगी। आपकी नेशनल आइडेंटिटी उसमें अनफॉर्चुनेटली रोल ऑफ इस्लाम एंड प्लेसमेंट ऑफ इस्लाम इन योर नेशनल आइडेंटिटी, आपने इसके साथ टेक्निकली तजर्बा किया है। ये देख लें, इस चीज को यहां देख लें, इसी चीज को यहां देख लें, इसी चीज को यहां देख लें, इसी चीज को यहां देख लें। वी हैव मिजरेबली फेल्ड टू प्लेस the role and status of Islam in this state। अगर कोई हम एक स्ट्रक्चर उठा लेते और उसी पे कारबंद रहते तो आप एक इफेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी बना पाते जिस तरह बाकियों ने बनाई है। अब प्रॉब्लम तो होते हैं ना जी हर जगह पे, कोई परफेक्ट वर्ल्ड तो नहीं है ना, जन्नत में तो नहीं रह रहे आप। लेकिन हम इतने तजर्बे कर गए, इसमें तो कोई शक नहीं है ना जी कि आपने इस्लाम के नाम पे बनाया मुल्क। हाँ कोई इसमें ज्यादा डिबेट कर दे तो वो कहे कि जी नहीं इस्लाम के नाम पे नहीं बनाया, ये तो हमने मुसलमानों के लिए बनाया, इनडायरेक्टली बात कर दे। मुसलमान जो हैं वो अपनी इस्लाम के जरिए उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार लें, इस नैरेटिव में तो कोई शक ही नहीं।
अगर आप इसको मानते हैं तो, अगर आप इस नैरेटिव को मानते हैं तो वेयर इज दैट रोल एंड प्लेसमेंट ऑफ इस्लाम इन द क्रिएशन ऑफ योर नेशनल आइडेंटिटी? क्योंकि आप ये एक्सपेरिमेंटेशन करते रहे तो आपकी रीजनल आइडेंटिटीज वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं होती रही। 1971 में भी मुख्तलिफ रीजंस में एक रीजन ये भी है कि आप उस रीजनल आइडेंटिटी को एक डोमिनेंट नेशनल आइडेंटिटी डेवलप ही नहीं कर पाए। सो कसूर बाहर से नहीं है। बाहर से तो जब नजर आता है मौका किसी को तो वो तो फिर आग लगाता है। मसला तो आपका है। सो ये आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हुआ। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, आप एक इफेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी पर कारबंद रह सकते हैं। उसके लिए आपको फिर आपका जो स्ट्रेटेजिक इंपैरेटिव है सबसे बड़ा एजुकेशन, फिर ये गवर्नमेंट में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये सिंगल नेशनल करिकुलम को भी उसके साथ कनेक्ट करते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट टूल है स्टेट क्राफ्ट का, नेशनल आइडेंटिटी को डेवलप करने का। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रीजनल आइडेंटिटीज तो सर उठाएंगी, क्योंकि उनके मसाइल के हल नहीं हो रहे होंगे आपकी नेशनल आइडेंटिटी में। सो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक बड़ा मजेदार जो है वो हेडर है, जिसको जिस तरह मर्जी आप इसको पकड़ लें, लेकिन बात ये है कि लोगों को इकट्ठा रखना है तो आपको को सेंस ऑफ पर्पस देना लोगों को, और आप वो सेंस ऑफ पर्पस नहीं दे पाए इफेक्टिवली। वो सेंस ऑफ पर्पस आपकी चार दीवारी के अंदर से जनरेट होना चाहिए। सिर्फ इंडिया 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 करके आप चूरन नहीं बेच सकते, हाइब्रिड का कह कह के ज्यादा देर चूरन नहीं बेच सकते, मजाक बन गया हुआ। मसलन को वर्ड ही चेंज कर लें, 2.5-3 साल से हमें हाइब्रिड का खतरा है, हाइब्रिड का खतरा है, हम हाइब्रिड वॉरफेयर में हैं। आप बहुत वल्नरेबल है, आपका सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, आपका साइबर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स बहुत वल्नरेबल है। उसको अपलोड करें आप, उसको बेहतर करें आप। एनीवेज, अच्छा जी, कितने हेडर्स हो गए? 19 अभी हैं, काफी हैं और भी। अच्छा जी, 20 में आ गए। वीक पॉलिटिकल कल्चर, हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम, पॉलिटिकल कल्चर। अब पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है जी? पॉलिटिकल कल्चर इज द पॉलिटिकल साइकोलॉजी ऑफ अ नेशन। पॉलिटिकल कल्चर इज द पॉलिटिकल साइकोलॉजी ऑफ अ नेशन। और वो पॉलिटिकल साइकोलॉजी ऑफ अ नेशन derived out of characteristics of a society। जैसे सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक्स होंगे वैसे उसकी पॉलिटिकल साइकोलॉजी होगी। हमारा पॉलिटिकल कल्चर, उसमें मेल डोमिनेंस है, क्योंकि आपकी सोसाइटी में मेल डोमिनेंस। नो डाउट आपने वुमेन को शेयर दिया हुआ, कोटा दिया हुआ, लेकिन वो कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल तो नहीं है। वो तो मेयरली आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कोटा दे देती हैं, वुमेन कोटा असम्बलियों में। 60 सीट्स है ना जी, 342 आपकी जो नेशनल असेंबली की सीट्स है उनमें 60 सीट्स वुमेन के लिए कोटा। अब वो 60 वुमेन ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल तो नहीं है, वो तो आपकी पार्टीज ने एज पर देयर जो नंबर है उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड कर लेना।
लार्जली मेल डोमिनेंस है आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सारे का सारा। क्यों? क्योंकि आपकी सोसाइटी मेल डोमिनेंट है। फिर जनाब इनडिसाइसिव, आपकी सोसाइटी लार्जली रिलक्टेंट होती है डिसीजन लेने में, इनडिसाइसिव रहती है। डिसीजन मेकिंग में, और गलत डिसीजन कर लेती है या डिसीजन मेकिंग डिले करती है। यहाँ तो एक दिन में सुबह के नाश्ते के बाद ही फैमिली को नहीं कंफर्म हो रहा होता कि आज दोपहर में क्या पकाना है। लाइट टूल में जरा ये बात की थी। सो ये जो इनडिसाइसिवनेस है, यही इनडिसाइसिवनेस रिफ्लेक्ट हो रही होती है आपकी फिर पॉलिटिकल कल्चर में। फिर आपकी सोसाइटी इनटॉलरेंट है। इनटॉलरेंस बहुत है आपकी सोसाइटी में, तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इनटॉलरेंट है। आप, मैं, हम सब इनटॉलरेंट है। चार बातें अपनी मतलब की नहीं आई तो नहीं भाई ये ठीक नहीं है चीज, चार बातें अपनी मतलब की आ गई तो हाँ यार ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इनटॉलरेंट यानी कि लैक ऑफ प्लूरलिज्म, लैक ऑफ, हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी नहीं। लेकिन ये तो एक सिंपल एस्पेक्ट हो गया कि पॉलिटिकल कल्चर सोसाइटी के साथ जोड़ के। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्कॉलर्स हैं, वो जब पॉलिटिकल कल्चर को देखते हैं, प्रॉपर इसकी थ्योराइजेशन करते हैं, वो कहते हैं जी आपका पॉलिटिकल कल्चर इफेक्टिवली डेवलप होता है दो चीजों से। एक होता है वोटिंग बिहेवियर ऑफ पीपल, वोटिंग बिहेवियर ऑफ पीपल। वोटिंग बिहेवियर ऑफ पीपल, लोग वोट कैसे कर रहे हैं। और दूसरा आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। जिस कंट्री में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इफेक्टिव होगा उसका पॉलिटिकल कल्चर इफेक्टिव बनेगा। हमारे यहाँ तो अभी पिछले हेडर में हम बात करके आ गए कि हमने कितने एक्सपेरिमेंटेशंस किए हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ। हर डिक्टेटर ने, सिविलियन लीडरशिप ने भी इवन अपनी अपनी मर्जी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलने दिया। पॉलिटिक्स में आप बैड ऑप्शंस को भी कंसिस्टेंसी के साथ चलने दें तो सिस्टम डिलीवर कर देता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कोई एक अच्छी ऑप्शन नहीं है, इट्स अ बैड चॉइस, लीस्ट बैड चॉइस जो अमेरिकन के पास थी, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया एट दैट टाइम। इट वॉज नॉट अ परफेक्ट चॉइस, इट वॉज वन ऑफ द लीस्ट बैड चॉइसेस, लेकिन वो 240 साल से उसी को चला रहे हैं। आप बैड चॉइसेस को भी चलाते जाएं तो उससे भी आप इंप्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता और मिलाते रहते हैं, लाते रहते हैं, लाते रहते हैं, लेकिन चलने तो दें। और जहां तक वोटिंग बिहेवियर है, तो वोटिंग बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में 1970 तक तो आपके लोग नेपोटिज्म, करप्शन, हैरेसमेंट्स इसमें रहे। जब 80,000 बीडीज ने सिर्फ वोट करना है और उनमें नियरली आपका 20,000 जो है वो ऑफिशियल है, जिन्होंने वहीं पे वोट करना है जहां पर मुक्तदर हलकों ने कहना है। फिर आपका 1980s, जहां पे कोई पार्टी नहीं है, तो लोगों ने फिर किसको वोट किया? बरादरी को, ट्राइब को। सो आपका वोटिंग बिहेवियर का कल्चर ये बन गया है, वोट खरीद लो, डरा धमका लो, बरादरी या ट्राइब के बंदे को वोट दो। आपके वोटिंग बिहेवियर में
पार्टी परफॉर्मेंस कहाँ है? सो जब पार्टी परफॉर्मेंस वोटिंग बिहेवियर बनता है तब पॉलिटिकल कल्चर स्ट्रांग होता है। अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर को स्ट्रांग करने में स्विंग स्टेट्स का बड़ा रोल है। वो स्विंग स्टेट्स जो पार्टी परफॉर्मेंस पे वोट कर रही होती, ये स्विंग स्टेट्स के जिन पर ठप्पा नहीं लगा सकते ना आप कि जी ये हर हाल में रिपब्लिकन ही है या डेमोक्रेट ही है, ये स्विंग करती रहती है। सो जनाब ये पॉलिटिकल कल्चर के भी इश्यूज हैं आपके। अब इसके बाद आपका एक और बड़ा मजेदार इशू, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये भी आपका प्रॉब्लम। ठीक है, एक लम्हे के लिए हम मान लें कि जब जब हमारे यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई तो ये जनाब पावर को हाईली सेंट्रलाइज कर लेते थे। कोर कमांडर ऑफ कैपिटल वो फार मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एनी अदर पर्सनैलिटी। ये फैक्ट है, ये तो हसन अस्करी रिजवी ने भी अपनी किताब में लिखा हुआ। तो ये तो ठीक है, ओके जी, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप जब आती है तो हाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर फ्यू हैंड्स में, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करती नजर आती हैं। अब ये तो रफीक अफजल ने भी लिखा है कि जिन्ना साहब, लियाकत अली खान, यहाँ भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की एग्जांपल्स मौजूद है। रफीक अफजल साहब की जो किताब है पाकिस्तान हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, बड़े मशहूर एकेडमिशियन रही हैं, तो उनकी किताब में भी लिखा हुआ कि ये पावर पॉलिटिक्स तो इस दौर में शुरू हो गई थी। फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी करते रहे। सो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट्स क्यों सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करती हैं? पावर पॉलिटिक्स। ओपोनेंट्स को कॉर्नर्ड करो और अपने रूल को स्ट्रेंथन करो, और अगर रूल को स्ट्रेंथन करने का आइडिया नहीं भी है तो ओपोनेंट्स को कॉर्नर्ड करो। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 18th अमेंडमेंट के बाद, आफ्टर 18th अमेंडमेंट, आपके यहाँ ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर खत्म हो जाएगी, पर जिस तरह हमने पीछे बात की, क्या आप डिसेंट्रलाइजेशन कर पाए इफेक्टिव? नहीं कर पाए ना। ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि आपकी सेंटर से प्रोविंस में पावर आ गई, लेकिन आपकी लोकल गवर्नमेंट में तो पावर नहीं आई अभी तक। हर कोई चाहता है कि वो पावर पॉलिटिक्स के मैकेनिज्म को यूज करे अपने रूल को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी पॉलिसीज के लिए। पॉलिटिक्स इज टू सर्व, नॉट टू ग्रैब पावर। हम तो ये कर रहे हैं, करना ये था। सो जी ये कुछ हेडर्स थे, बाकी जो 8-10 हैं वो फिर कल के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में इसके साथ फिर हम लेके चलेंगे डोमेस्टिक के कुछ बाकी टॉपिक्स को। उनमें मेरे ख्याल में रेन्यूएबल वाला जो है वो वाला, और बाकी उनको देखेंगे फिर कल।